नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। मेरी जो पंक्तियाँ हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमती हुई ये मेरी स्टोरी है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सुनने के बाद लाइक जरूर करें अगर आपको ये पसंद आती है तो। जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो मैं मायके काम भी मायके का ही करूँगी ना। फटाफट रसोई का काम निपटा कर समा अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सभी तैयार हो चुके थे और समा है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई थी। जानती थी अगर 10 मिनट में तैयार होकर नहीं निकली तो सासू माँ का अच्छा खासा हंगामा शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो यह थी कि जब वो तैयार हो जाती थी तो उनको सब्र नहीं होता था, और दूसरी ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी मिताली के घर में प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि समा ने रसोई में जाने से पहले ही अपने कपड़े निकाल कर रख लिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए और हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति संजय की आवाज़ आने लगी कि समा, तुम हो के अभी तैयार ही नहीं हुई हो, कितनी देर लगेगी और तुम्हें, जल्दी आओ देर हो रही है। इससे पहले कि समा कुछ कहती सासू माँ सरोज जी का चिल्लाना शुरू हो गया। जब अपने मायके जाना हो तो ये फटाफट तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो क्यों जल्दी तैयार नहीं होती है, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करती रहती है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब सबका मूड ख़राब होना लाजमी है। अब जब तक उसे 2-4 बातें सब सुना नहीं लेंगी तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। खैर समा ने फटाफट अपने सैंडल पहनने ही लगी थी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ और था भी नहीं। आखिर संजय चिल्लाता हुआ कमरे में आया, क्या है समा, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, तुम्हारा काम ही ख़त्म नहीं होता। सच कहती है माँ भी, सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेचारी मिताली मेरी बहन भी वहाँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। उसके ससुराल में भी उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा हमारी वजह से। समा सिंपल से सूट और हल्के से मेकअप के नाम पर एक हल्की सी गोल मीडियम बिंदी, डार्क मैरून लिपस्टिक और उस पर पर्पल कलर का सूट उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। ऐसे तो फंक्शन के हिसाब से नहीं है, पर जो उसके अपने पास था वो परफेक्ट था। संजय को देखकर समा ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा कि मैं क्या करूं संजय जी, मेरे सैंडल ही टूट गए और मेरे पास दूसरे भी नहीं हैं। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, एक और जोड़ी एक्स्ट्रा नहीं रख सकती हो क्या। जाकर देखो मम्मी की कोई सैंडल पड़ी होगी तो वो पहन लो। पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे, मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, संध्या ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दनदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को, देर हो रही है। फिर समा के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। अब कभी एक ऐसा दिन भी गया है कि कहीं जाना और इसने तमाशा शुरू न किया हो। अब शुभ काम के लिए जा रहे हैं और इसने तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। समा को ये सुनकर और भी बुरा लगा, पर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा, ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ समा पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे कोई पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं, तेरे मायके गई थी तब ले आती वहाँ से, तेरे मायके वालों को इतना सा भी नहीं दिखता। और मैं तो तुझे बाजार लेके जा ही रही थी, पर तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ। और जिसको भी नाटक करना हो वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। संजय ने बात को संभालते हुए कहा, पर मम्मी अब क्या करें, एक काम करते हैं, रास्ते में जाते हुए नए सैंडल दिला देंगे। इस पर संजय की बात को सुनकर सरोज जी जोर से चिल्लाईं, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं यहाँ पर, हमारे पास तो फालतू का समय है, क्या अब समय बर्बाद नहीं हो रहा है, रहने दे इसे यहीं पर, जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, संजय से पहले कुछ कहता उसके फ़ोन पर उसकी बहन मिताली का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर मित्तू का ही फ़ोन होगा।
उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर ही। संजय भी ज़्यादा कुछ न कह पाया और समा को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। समा की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए थे, पर हर छोटी चीज़ के लिए वो मोहताज हो जाती, या यूं कहें कि मोहताज कर दी जाती। संजय अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथ पर लाकर रखता था, यहाँ तक कि समा के हाथों में कुछ ना देता। अगर समा को कुछ ज़रूरत भी पड़ती तब भी वह कितनी बार तो मन मार कर रह जाती, पर जब कोई चीज़ ज़्यादा ही ज़रूरी होती तो वह संजय से बोलने पर भी उससे कह देता कि माँ से ले लो। इधर सासू माँ और भी महान। संध्या जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे उनसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं हैं। सोचते सोचते ही समा की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। सिर्फ आज एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर पर ही छोड़ के चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। समा ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगीं, आज चाय मिलेगी या नहीं? पता नहीं कहाँ चली गई ये कामचोर। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद समा अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी बन ठन कर? अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर समा मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मैं मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की औकात नहीं है तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर के काम। सासू माँ ने गुस्से में संजय की तरफ देखा तो संजय भी नज़रें झुकाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो समा का कहना भी गलत नहीं लग रहा है। संजय ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, हाँ तुझे तो अपनी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं ही भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था, और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ पर लाकर रख देता था। पर अब नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा समा के हाथ में भी ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह न देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू के पक्ष में बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते न बना। वहीं उस दिन संजय ने छुट्टी लेकर समा को उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ों की शॉपिंग करवाई। अब समा भी खुशी खुशी ससुराल में रहने लगी। अब उसे किसी भी ज़रूरत की पड़ने पर अपनी सास या अपने मायके वालों की तरफ नहीं देखना पड़ता था, बल्कि जो भी रुपए संजय उसे जेब खर्च के लिए देता था वह उससे भी कुछ रुपए बचाकर कभी घर वालों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपनी ननदों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ ले लेती, जिससे उसके मन को भी बहुत संतुष्टि मिलती। ऐसे ही सभी पतियों को घर में सारे रुपए देने पर देखना भी चाहिए कि घर के सदस्यों, उसकी पत्नी या अन्य सदस्यों को उनकी ज़रूरत पूरी करने लायक चीज़ें मिल भी रही हैं, या वो आपके घर में रहने पर भी किसी अन्य या मायके वाले पर निर्भर तो नहीं रहती। इसमें आपकी ही इज्जत जाती है। और हर सास को यह भी समझना चाहिए कि एक बार जब किसी की बेटी के आप मालिक बन जाते हैं तो उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करने की हिम्मत रखिए, वरना कोई भी माँ बाप या बेटी इतनी मजबूर नहीं कि अपनी ज़रूरतें भी ना कमा सके। वह भी आपकी तरह ही दिल रखती है, आपकी बेटी की तरह ही अपना हंसता खेलता आरामदायक माहौल छोड़कर आई है मायके में। अब वह भी शादी के बाद शर्म समझती है मांगने जाने में। और सभी बेटियों से भी मेरी यही विनती है कि शादी के बाद भी अगर आपको अपने मायके पे डिपेंड रहना पड़ता है तो
ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा। एक बार विचार जरूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको पॉसिबल लगे तो कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।